नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को राजनीति और भ्रष्टाचार से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, राजनीति और भ्रष्टाचार से संबंधित निबंध को लिखने और समझने से पहले आप लोगों को यह समझ लेना आवश्यक है कि राजनीति और भ्रष्टाचार क्या कहलाता है। यदि दोस्तों आप लोग राजनीति और भ्रष्टाचार से परिचित हो जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो इससे संबंधित निबंध को लिखने और समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी भी नगर समाज या देश को चलाने के लिए कुछ नियमों को अपनाया जाता है। उन्हीं नियमों के आधार पर हमारा जो देश होता है वह दोस्तों सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। हमारे देश की जो सरकार होती है, हमारे देश के जो राजा होते हैं, वो दोस्तों उन्हीं नियमों का पालन करके हमारे देश को चलाते हैं और हमारे देश के नागरिकों को सुख और जो सुविधा होती है उसे प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश का कोई सरकार या राजा इन नियमों का पालन नहीं करता, हमारे देश के नागरिकों को कोई भी सुख सुविधा बिल्कुल भी नहीं देता, तो दोस्तों इसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारे देश का सरकार हमारे देश के बनाए गए नियमों के आधार पर हमारे देश को नहीं चलाता, हमारे देश में जो लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखता, उनके जो जरूरत है उनको वो पूरा नहीं करता, उनका जो अधिकार है उसे वो नहीं दिलाता, तो दोस्तों हम समझते हैं कि हमारा जो सरकार है वो कैसा है। हमारा जो सरकार है वो करप्ट है, यानी कि भ्रष्टाचारी है। दोस्तों, हमारे देश में बनाए गए नियमों के आधार पर जो भी लोग या जो भी सरकार नहीं चलते हैं, तो उन्हीं को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और जब हमारा समाज या देश हमारे समाज या देश में बनाए गए नियमों के आधार पर संचालित नहीं होता, तो दोस्तों कहा जाता है कि हमारे समाज और देश में भ्रष्टाचार फैल चुका है। हमारा देश और समाज भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जहां पर राजनीति नहीं है वहां पर भ्रष्टाचार है, और जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है वहां पर राजनीति है। यानी कि राजनीति और भ्रष्टाचार ये दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हमें परिचय में चलने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि परिचय में हमें राजनीति और भ्रष्टाचार से संबंधित किन कथनों को लिखना है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है राजनीति और भ्रष्टाचार दो ऐसे पहलू हैं जो समाज की स्थिरता और विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, राजनीति और भ्रष्टाचार दो ऐसे पहलू हैं जो समाज की स्थिरता और विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस कथन को। दोस्तों, किसी देश का विकास कब हो सकता है? किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब उस देश में रहने वाले लोग और सरकार बिल्कुल भी करप्ट नहीं होंगे। जिस देश के लोग और सरकार करप्ट नहीं होते हैं, उस देश का जो विकास है वो दोस्तों कभी भी रुक नहीं सकता। वह देश हमेशा और हमेशा विकास की राह पर ही रहता है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जा पाता। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि किसी देश या समाज
समाज को चलाने के लिए कुछ नीति और नियम अपनाए जाते हैं। अगर देश के लोग, अगर समाज की जनता और सरकार इन नियमों का पालन करके अपने समाज और देश को चलाती है तो हमारा देश कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा, हमारे देश में कोई भी करप्शन नहीं होगा, हमारे देश की जनता को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, हमारे देश के सरकार के साथ साथ हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उन्हें भी यह चाहिए कि हमें अपने देश के साथ सच्चाई के साथ काम करना है। हमें अपने देश में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार के रास्ता को अपनाना नहीं है। दोस्तों, जिस देश में भ्रष्टाचार होता है उस देश की जो जनता होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, क्योंकि उस देश में रहने वाली जनता का जो जीवन होता है वो दोस्तों काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको दोस्तों सभी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं दी जा पाती हैं, क्योंकि जब देश में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ की जो सरकार होती है जब दोस्तों करप्ट हो जाती हैं तो वहाँ के लोगों की जो सुख सुविधाएं होती हैं वो उस देश की सरकार के द्वारा छीन ली जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो जीवन होता है वो काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। दोस्तों, किसी देश का विकास उस देश में रहने वाले जनता के हाथ में ही है। अगर उस देश की जनता नहीं चाहेगी कि हमारे इस देश का विकास ना हो तो लाख कोशिश कर ले सरकार, वो अपने देश का विकास नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर जनता चाह जाए कि हमें अपने देश का विकास करना है तो करना है, तो दोस्तों सरकार को ना चाहते हुए भी हमारा जो देश होगा वो विकास के राह पर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर इस देश में रहने वाले हर एक लोग सच्चाई के साथ काम करना शुरू कर दें तो दोस्तों हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं फैल सकता है। चाहे वो देश के लोग दोस्तों डॉक्टर हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर हो या दोस्तों इंजीनियर हो या टीचर हो या विद्यार्थी हो या कोई दोस्तों नेता हो, अगर वे अपना काम सच्चाई के साथ करना शुरू कर दें तो हमारे देश में कोई भी भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में अगर दोस्तों कोई गलत काम हो रहा है, हमारे देश में अगर करप्शन हो रहा है तो दोस्तों किसके कारण हो रहा है, तो दोस्तों ये हो रहा है करप्ट लोगों के द्वारा। ये लोग बाकी लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। उन्हें देश की कोई भी परवाह नहीं होती, बल्कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की परवाह होती है। अगर दोस्तों उन्हें देश की परवाह होती, अपने समाज की परवाह होती, अपने देश में रहने वाले जो आम नागरिक हैं, जो आम जनता है, उनकी परवाह होती तो दोस्तों वे सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं। आज बताइए हमारे देश में पुल क्यों गिर जाते हैं? दोस्तों पुल इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि जो इंजीनियर होता है वो सच्चाई के साथ अपना काम नहीं करता, जो ठेकेदार होता है वो सच्चाई के साथ अपना काम नहीं करता। आज हमारे देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं दी जाती तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार उस स्कूल में रहने वाले जो शिक्षक हैं वे हैं। दोस्तों, उस स्कूल में रहने वाले शिक्षक अपने ईमानदारी से काम को करें तो दोस्तों बच्चे बिल्कुल भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएंगे, बच्चे बिल्कुल भी कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें वहीं पर सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग हैं, जो शिक्षक है, वो दोस्तों ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। आज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि न्याय के लिए भटकते हैं। तो दोस्तों ये भटकते क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश की जो पुलिस है वो करप्ट है, हमारे देश के जो वकील है वो करप्ट हैं, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो करप्ट है, जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अगर दोस्तों ऐसी समस्याएं हमारे देश में बढ़ती रहेंगी, हमारे देश में ऐसा ही समस्या हर दिन देखने को मिलता रहेगा, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जाता है दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए, तो उस दुकान का जो दुकानदार होता है वो क्या करता है कि उसके साथ छेड़खानी कर देता है। यानी कि जो दोस्तों दुकानदार है वो क्या करता है कि उस आदमी को पूरा सामान नहीं दे पाता। मानकर चलते हैं कि वह व्यक्ति दुकानदार से 1 किलो आलू मांगता है, लेकिन वह दुकानदार क्या करता है कि 100 ग्राम बेईमानी कर लेता है। दोस्तों वो दुकानदार उस व्यक्ति
व्यक्ति को 900 ग्राम ही आलू दे देता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जो दुकानदार है उसने उस व्यक्ति के साथ बेईमानी कर ली। कितना? तो 100 ग्राम का। तो दोस्तों जब हमारे देश की जो जनता है जब वही दोस्तों करप्ट काम करेगी तो हमारा जो देश होगा वो कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे देश को अगर बचाना है, हमारे देश को अगर आगे लेकर जाना है, अपने देश को चरमोत्कर्ष पर लेकर जाना है तो उस देश में रहने वाले हर एक जनता को यह सोचना चाहिए कि हम अपने काम के साथ कोई भी बेईमानी ना करें। दोस्तों अगर व्यक्ति अपने काम के साथ बेईमानी करना बंद कर देंगे तो हमारे देश से जो करप्शन होगा वो भी दोस्तों बंद हो जाएगा। हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार या कहीं पर भी कोई भी बलात्कार जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए नीति निर्माण और विकास कार्य करना होता है, जबकि भ्रष्टाचार इसका विपरीत कार्य करता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है वही राजनीति है और जहां पर राजनीति नहीं है वही भ्रष्टाचार है। दोस्तों आगे है भ्रष्टाचार वह गुण है जो समाज की नींव को कमजोर करता है और विकास की राह में रोड़ा बनता है। यह न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी समाज को हानि पहुंचाता है। दोस्तों आर्थिक कहने का मतलब धन से। जो दोस्तों भ्रष्टाचार होता है वह न केवल हमें धन से हानि पहुंचाता है बल्कि हमें नैतिक और सामाजिक रूप से भी हमें और हमारे समाज को हानि पहुंचाता है। दोस्तों जब समाज का कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी गलत काम करना शुरू कर देता है, फिर उसे देखकर तीसरा व्यक्ति भी गलत काम करना शुरू कर देता है और इसी तरीके से जो गलत काम होता है वो दोस्तों आगे बढ़ते चला जाता है। देखिए आप लोगों को पता होगा जो इंसान मेहनत कर रहा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, दिन भर दोस्तों घाम में खट कर काम कर रहा है, तब जाकर उसे एक दिन का 500 रुपया मिलता है और वह अपने परिवार को देता है, तब जाकर उसके घर में 2 वक्त की रोटी आती है। अगर हम बात करें दूसरे व्यक्ति का, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का अगर हम बात करें तो वो क्या करता है कि वो शराब बेचता है। ठीक है, यानी कि मानकर चलते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस राज्य में वो व्यक्ति रह रहा है उस राज्य में शराब बंद है और वो क्या करता है कि चुपा चोरी शराब बेचता है, उसे शराब के बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए एक व्यक्ति पूरा दिन भर काम करके 500 रुपया कमा रहा है और वो व्यक्ति क्या करता है कि बस शराब बेच देता है। 1 घंटा उसे लगता है शराब बेचने में, ठीक है, यानी मानकर चलते हैं टोटल मिलाकर 1 घंटा उसे लगता है शराब बेचने में, 1 घंटा में ही वो 5000 रुपये कमा लेता है। अब बताइए कहाँ 500 रुपया और कहाँ 5000 रुपया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों उसके बढ़ते हुए विकास को देखकर, अब देखिए जब पैसा कमा रहे तो दोस्तों विकास तो करेगा ही, यानी अपने घर में बहुत सारे सामान लाएगा, जैसे कि टीवी हो गया, कूलर हो गया, कार हो गया, बहुत सारी चीज़ खरीद लेगा। तो जो दूसरे लोग होंगे वो जरूर उसे पूछेंगे भाई तू क्या करता है, वो बोलेगा कि भैया हम शराब बेचते हैं। तो जो दूसरे लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो भी शराब बेचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप ही बताइए इससे हमारा जो समाज होगा वो क्या आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है, बल्कि हमारा जो समाज होगा वो दोस्तों पीछे ही जाएगा। अब देखिए जो ये दारू बेच रहा है, जो शराब बेच रहे हैं, इसे कोई ना कोई तो जरूर पीता होगा। जो लोग पीते होंगे वो क्या विकास के कार्य करते होंगे? विकास के कार्य बिल्कुल भी करते नहीं होंगे। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने देश के लोगों के साथ और अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ बेईमानी करते हैं। ठीक है, इसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला भाग है राजनीति का महत्व। दोस्तों इस भाग में आप लोगों को राजनीति के महत्व से संबंधित कथनों को लिख देना है। दोस्तों
पहले के समय में जब लोकतंत्र नहीं हुआ करता था तो उस समय राजतंत्र का प्रावधान था। राजतंत्र में राजा शासन करता था और अपने राज्य के लोगों के सुख सुविधाओं का ख्याल रखता था। दोस्तों, जो सच्चे राजा हुआ करते थे वे अपने राज्य को सच्ची निष्ठा से चलाते थे। वे अपने राज्य के लोगों के सुख सुविधाओं का ख्याल रखते थे। वे अपने राज्य को नीति और नियमों के आधार पर चलाते थे। लेकिन जो राजा बिल्कुल भी अपने राज्य को नीति के अनुसार नहीं चलाता था, अपने राज्य को बिल्कुल भी नियमों के अनुसार संचालित नहीं करता था, तो दोस्तों उस राज्य के लोग बिल्कुल भी उस राजा से खुश नहीं हुआ करते थे, उस राजा से बिल्कुल भी संतुष्ट हुआ नहीं करते थे, जिसके कारण वहाँ की व्यवस्था काफ़ी जर्जर देखने को मिलती थी। उसके शासन व्यवस्था में वहाँ के लोग भूखमरी का सामना करते थे। दोस्तों, जहाँ की सरकार अच्छा नहीं होगा वहाँ भूखमरी जैसी समस्या ही उत्पन्न होगी। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है राजनीति समाज की व्यवस्था और विकास का महत्वपूर्ण अंग है। यह शासन की प्रणाली को संचालित करने का माध्यम है जिसमें नेता, जनप्रतिनिधि और सरकार शामिल होते हैं। लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों, लोकतंत्र कहने का मतलब है जिसमें जनता का अधिकार हो। दोस्तों, जनता ही सरकार को खड़ा करती है, जनता ही अपने देश के सरकार को निर्मित करती है। दोस्तों, लोकतंत्र में वहाँ के लोगों के द्वारा किसी प्रतिनिधि को उस देश का राजा बनाया जाता है, किसी प्रतिनिधि को उस देश का सरकार बनाया जाता है। दोस्तों, जब वह प्रतिनिधि उस देश का सरकार बन जाता है, उस देश का राजा बन जाता है, तो उसे अपनी कार्य प्रक्रियाएं जनता के अनुकूल ही करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों, हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में विभिन्न वर्गों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, हमारे इस देश के सरकार को यह चाहिए कि वो अपने देश के समस्त कुल जितने सारे लोग हैं उन सभी को एक समान अधिकार प्रदान करे, उन सभी को एक समान अवसर प्रदान करे, अपने देश के लोगों में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। दोस्तों, कोई भी लोग किसी भी धर्म से अपना संबंध क्यों ना रखें, सभी लोगों के बीच हमारे देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं होनी चाहिए वो दोस्तों एक समान ही होनी चाहिए। अगर हमारे देश का सरकार अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव करेगा तो हमारे देश के लोगों में असंतुष्टता पैदा होगी, जिसके कारण हमारे देश के जो लोग होंगे वो दोस्तों बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। हर एक देश के सरकार को यह चाहिए कि वो अपने देश के नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करें, जिससे कि लोगों में कोई भी असंतुष्टता पैदा ना हो। ठीक है, आगे कहा जा रहा है नीति निर्माण और आगे क्या है भैया, नीति निर्माण और क्रियान्वयन के द्वारा सरकारें नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। दोस्तों, नीति निर्माण और क्रियान्वयन के द्वारा सरकारें ये देखती है कि हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या कमी है, हमारे देश के नागरिकों के पास कौन सी सुविधाएं नहीं है। जो कमी रहती है, जो सुविधाएं नहीं रहती है हमारे देश के नागरिकों के पास, उन नागरिकों तक हमारे देश का जो सरकार होता है वो दोस्तों उन सुविधाओं को पहुंचाता है। और दोस्तों, हर एक देश की सरकार को यह चाहिए भी, क्योंकि सरकार जो होता है वो अपने देश के नागरिकों को खुश रखने का काम करता है। हमारे देश के नागरिक अगर खुश रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर संतुष्ट रहेंगे तो दोस्तों हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, आगे चलने का प्रयास करते हैं। इस भाग में बताया जा रहा है
भ्रष्टाचार की परिभाषा और प्रकार। ठीक है दोस्तों, आपको इस भाग में भ्रष्टाचार की परिभाषा के बारे में जानना है और भ्रष्टाचार के प्रकार के बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम भ्रष्टाचार की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ है, भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ है किसी भी प्रकार के पद, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। दोस्तों देखिए, मानकर चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति पुलिस का पोस्ट प्राप्त कर लेता है और उसका पोस्टिंग जिस क्षेत्र में हुआ रहता है उस क्षेत्र में जाकर वह व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ यह बिल्कुल भी सही काम नहीं करता है, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ यह दुर्व्यवहार करता है। उस क्षेत्र में अगर कभी किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वह उस चोर को बिल्कुल भी पकड़ने नहीं जाता है। उस क्षेत्र में अगर कभी मर्डर हो जाता है तो वह बिल्कुल भी सही समय पर नहीं पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति इसके पास कॉम्प्लेन लिखाने के लिए जाता है तो यह कॉम्प्लेन लिखने से मना कर देता है और उस व्यक्ति को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल देता है। अगर उसके क्षेत्र में किसी बहू या बेटी की इज्जत लूट ली जाती है तो उसे न्याय दिलाने के लिए वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अगर उसके थाने में कोई भी लेडीज अगर जाती है कॉम्प्लेन लिखाने के लिए तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं अपने पद का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों अगर उस बेटी के घर के कोई सदस्य उस पुलिस के पास जाएंगे भी तो दोस्तों वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल सकता है, उन्हें मार सकता है। तो दोस्तों यही होता है भ्रष्टाचार। अगर यह पुलिस किसी नेता से मिला होता है तो दोस्तों उस नेता का ही वो बात मानेगा, वो नेता उस क्षेत्र में जो करवाएगा वो दोस्तों उस चीज को मानेगा, वो बिल्कुल भी उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेगा। इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। दोस्तों एक पुलिस का कर्तव्य क्या होता है? एक पुलिस का कर्तव्य होता है अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करना, अपने क्षेत्र की संपत्ति की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करवाना, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें चोरों से रक्षा करवाना। तो दोस्तों ये होता है पुलिस का कर्तव्य। लेकिन जब यह व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो हम यह समझते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है? यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जो कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार उत्पन्न कर रहा है और इसे फैला रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम किसी नेता को ले लें तो दोस्तों एक नेता का कर्तव्य होता है अपने समाज के लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, अपने समाज के लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना, अपने समाज के लोगों को न्याय प्राप्त करवाना। लेकिन दोस्तों जब कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति नेता का पोस्ट प्राप्त कर लेता है तो यह व्यक्ति अपने समाज के लोगों के साथ कोई भी हित का काम नहीं करता, अपने समाज के लोगों के साथ कोई भी अच्छा काम नहीं करता, बल्कि अपने समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार जैसा काम करता है। उनके पैसों को लूट कर वो दोस्तों अपने बिल्डिंग बनाने में लगा देता है, अपने संपत्ति को बढ़ाने में लगा देता है। इसी चीज को कहा जाता है भ्रष्टाचार। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार किसे कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। आगे है यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हो सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर नहीं, यहाँ पर हम ठेकेदार लेते हैं। दोस्तों कोई ठेकेदार है, उसे मिला है पुल बनाने का ठेका, तो दोस्तों वो क्या करता है कि वो पैसों को बचा लेता है। मानकर चलते हैं एक पुल बनाने के लिए उसे 3 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों
दोस्तों वो क्या करता है कि 2 करोड़ रुपया अपने पॉकेट में रख लेता है और 1 करोड़ रुपए का पुल बनवाता है। तो दोस्तों जब 1 करोड़ रुपए का पुल बनवाएगा तो दोस्तों आप ही बताइए कि क्या वह पुल ज़्यादा समय तक टिक पाएगा? ज़्यादा समय तक वह पुल नहीं टिक पाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वह पुल टूट जाएगा और उस पुल पर उपस्थित कुल जितने सारे बेगुनाह लोग होंगे उनकी जानें चली जाएंगी। तो दोस्तों यह व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का जान ले रहा है। इसलिए बोलेंगे कि यह व्यक्ति क्या है? यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जो कि भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला रहा है। अगर किसी प्रिंसिपल को स्कूल बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सरकारी स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, उसे सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं स्कूल की मरम्मत करवाने के लिए, स्कूल की छत को सही करवाने के लिए। तो दोस्तों वो क्या करता है कि वो पैसे रख लेता है। 1 लाख रुपया आता है, या मानकर चलते हैं कि उसके पास 10 लाख रुपया आता है स्कूल मरम्मत करवाने के लिए। तो दोस्तों 10 लाख में से 7 लाख रुपया अपने पॉकेट में रख लेता है और 3 लाख रुपये क्या दोस्तों वो मरम्मत स्कूल का करवाता है। तो बताइए 3 लाख रुपये का मरम्मत सही तरीके से होगा? नहीं होगा ना। तो दोस्तों आने वाले समय में जो छत होगा वो गिर जाएगा और जो बेगुनाह बच्चे होंगे उनकी जानें चली जाएंगी। तो दोस्तों ये किसका कारण है? तो दोस्तों ये भ्रष्टाचार का कारण है। भ्रष्टाचार के कारण ही हर साल बेगुनाह लोगों की जाने जाती है। भ्रष्टाचार के कारण ही कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार के कारण ही कई लोग आत्महत्या कर देते हैं। भ्रष्टाचार के कारण ही कई स्टूडेंट जिंदगी से अपना भरोसा खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से मेरे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार वास्तव में क्या होता है। ठीक है, आगे है भ्रष्टाचार के मुख्य प्रकार। दोस्तों पहला प्रकार है रिश्वतखोरी। ठीक है, रिश्वतखोरी मतलब कमीशन। इसमें कहा जा रहा है सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काम करने के लिए अवैध रूप से पैसे या उपहार लेना। ठीक है, मानकर चलते हैं आपको नौकरी लगवाना है। ठीक है, आपका नौकरी कहीं नहीं लग रहा है, आपको नौकरी लगवाना है। दोस्तों अगर कुछ पैसे आप किसी को दे देते हैं, जो दलाल होता है, जो नौकरी लगवाने वाला होता है, अगर आप उसे कमीशन के तौर पर कुछ पैसे दे देते हैं तो दोस्तों आपका नौकरी लग जाता है। इसी को बोलते हैं रिश्वतखोरी। मानकर चलते हैं आपने किसी के साथ कुछ भी दोस्तों गलत नहीं किया है और अगला आपको फंसाना चाहता है, तो दोस्तों वो क्या करेगा? वो दोस्तों पुलिस के पास जाकर कुछ पैसे फेंक देगा और वह जो पुलिस है वो बन जाएगा रिश्वतखोर। वो क्या करेगा कि आपके पास से कुछ उल्टा सीधा दोस्तों बोल बाल कर आपको थाने में ले जाकर बंद कर देगा, यानी कि आपको आरोपी बना देगा। तो दोस्तों ये होता है रिश्वतखोरी, यानी कि वो रिश्वत खाकर आप जैसे बेगुनाह व्यक्ति को थाने में बंद कर दिया। तो दोस्तों ऐसी ऐसी क्या होती हैं? ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं भ्रष्टाचारियों के कारण होती है हमारे देश में। आगे है 2 नंबर में घोटाले। तो दोस्तों मैंने घोटाला आप लोगों को बताया ना, जैसे कि पुल निर्माण, स्कूल का छत निर्माण, ये क्या हुआ? ये घोटाले ही हैं। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में धन की चोरी या हेरफेर करना। तो दोस्तों मैंने बताया ना आप लोग को कि जैसे कि 1 करोड़ रुपया मिला है पुल बनवाने के लिए, तो दोस्तों 1 करोड़ रुपये में से अगर कुछ पैसा अगर वो अपने पॉकेट में बचा लेता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं घोटाला। ठीक है, 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है भाई जातिवाद। भाई जातिवाद में है योग्यता की उपेक्षा कर अपने रिश्तेदारों या परिचितों को लाभ देना। ठीक है, योग्यता की उपेक्षा कर अपने रिश्तेदारों या परिचितों को लाभ देना। तो दोस्तों ये हुआ 3 नंबर का कौन है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार। ठीक है, आगे है 4 नंबर में काले धन का प्रयोग। दोस्तों काले धन का प्रयोग में बताया जा रहा है अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग या उसे सफेद धन में परिवर्तित करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पर लोगों से अवैध रूप में पैसे वसूले जाते हैं, जहां पर समाज और देश के आम
नागरिकों से अवैध रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसे वसूले जाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल को लेकर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस जनरेशन में बच्चों के शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों के माता पिता से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसे वसूले जाते हैं। जिन बच्चों के माता पिता धनी मनी होते हैं, जिन बच्चों के माता पिता समर्थवान होते हैं, उन्हें देने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता गरीब होते हैं उन्हें देने में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर और अपना ज़मीन तक गिरवी रखना पड़ जाता है। दोस्तों जितना पढ़ाई नहीं है उन स्कूलों में, उससे कई ज़्यादा पैसे बच्चों के माता पिता से वसूल लिए जाते हैं। उन पैसों में अधिकांश पैसे दोस्तों काले रूप में होते हैं। काले कहने का मतलब अवैध रूप में होते हैं। कोई माता पिता यह नहीं चाहता कि मेरा जो बच्चा है वो अनपढ़ रहे, मेरा जो बच्चा हो वो अशिक्षित रहे। दोस्तों बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, जिससे कि उनका बच्चा, जिससे कि उनका लड़का इस समाज के लिए अच्छा काम कर सके, इस समाज में कुछ बन सके और उनका नाम पूरे समाज और देश में रोशन कर सके। लेकिन दोस्तों जब प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अधिक मात्रा में पैसे वसूले जाते हैं तो बच्चों के माता पिता का जो सपना होता है वो दोस्तों टूटे जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के माता पिता होते हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, जिससे कि उनके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम अगला एग्जाम्पल ले लें हॉस्पिटल का, दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल में अवैध रूप से पेशेंट के परिजनों से पैसे वसूले जाते हैं। दोस्तों अगर छोटा भी रोग है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कई प्रकार के जांचों को रखकर, देखिए उतने जांचों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पर ज़बरदस्ती आपके साथ किया जाता है कि आपको ये जांच करवाना है, वो जांच करवाना है, ये आपको जांच करवाना है, और आपको दोस्तों इस तरीके से प्रेरित किया जाता है कि आप जांच करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों महंगे महंगे जांच होते हैं और उन जांचों के लिए आपको पैसे पेड करने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो पैसे होते हैं यह दोस्तों काले रूप में होते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल के फंड में जाता है और यह पैसा काले रूप में दोस्तों उस हॉस्पिटल में रखा जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अभी और भी एग्जाम्पल है जहां पर लोगों से अवैध रूप में पैसे वसूले जाते हैं, और यही जो लोग होते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई नेता हो गया, या दोस्तों कोई बड़े बड़े जो एमएलए या बड़े बड़े दोस्तों जो जनप्रतिनिधि है, वो क्या करते हैं कि अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए समाज में कुछ अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई गरीब परिवार है, उसे रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या करते हैं कि उन्हें एक झोपड़ी बनाकर दे देते हैं। किसी गरीब घर में कोई एक बेटी है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसका शादी किसी गरीब परिवार में करवा देते हैं, कहीं पर रोड बनवा देते हैं, कहीं पर नाले बनवा देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि समाज के जो लोग होते हैं उनके प्रति इनकी छवि अच्छी बन जाती है, और जो लोग होते हैं वो अपने दिल में उनके प्रति अच्छी छवि बसा लेते हैं, और उनके मन में ये नहीं रहता कि यह काला काम करता होगा, काले तरीके से धन को अर्जित करता होगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं भ्रष्टाचार के कारण पर। दोस्तों भ्रष्टाचार के कारण क्या है उसे जानना आप लोगों को बहुत ही आवश्यकता है। पहला नंबर है नैतिकता की कमी। नैतिकता कहने का मतलब शिक्षा की कमी। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास यानी कि नाश भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में से एक है। दोस्तों जो घोटाले वाले नेता होते हैं, जो घूसखोर नेता होते हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण ना करें, वो दिहाड़ी करें, मजदूरी करें, बस उनका जीवन उसी में कट जाए। अगर वे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वे हमसे सवाल करना शुरू कर देंगे, हमारे हर एक चीज़ का हिसाब करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे में वे काले धन को बिल्कुल भी लूट नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी घोटाले वाले नेता होते हैं, जो
जो भी भ्रष्टाचारी नेता होते हैं वे यह चाहते हैं कि उनके समाज, उनके देश के जो बच्चे हैं वे बिल्कुल भी पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ें, वे बिल्कुल भी पढ़ लिख कर समाज में सफल व्यक्ति ना बने। दोस्तों उनका बस एक ही काम होता है क्या, तो समाज के लोगों से अवैध रूप से धन वसूलना। वो अपने देश के, अपने समाज के लोगों से बस से अमानवीय रूप से धन को वसूलते रहें, बस उनका बस यही दोस्तों एक मकसद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर में है लालच। इसमें कहा जा रहा है धन और शक्ति की भूख भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। दोस्तों अगर व्यक्ति के अंदर यह लालच आ जाती है कि अगर हम इस तरीके से धन को प्राप्त करेंगे तो हमारा धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तो दोस्तों यह होता है लालच। दोस्तों आज लालच के कारण ही, आज स्वार्थ के कारण ही, आज केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण ही हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ गया है कि इसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छे भी व्यक्ति अगर समाज में प्रवेश कर रहे हैं तो वे पैसों की लालच में आकर भ्रष्टाचारी बन जा रहे हैं, जिससे कि समाज में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं पनप पा रहा है और समाज में कोई भी कल्याण का काम हो पाना दोस्तों मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है कानून का कमजोर प्रवर्तन। दोस्तों जब भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होती, ठीक है, देखिए ये सभी को पता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में भ्रष्टाचार दोस्तों तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी इसके प्रति एक्शन नहीं लेता है। इसके प्रति हमारे देश के जो सरकार होते हैं, हमारे देश के जो न्यायाधीश होते हैं, वो बिल्कुल भी इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन ना लेने की वजह से हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आप ही बताइए, जब हमारे देश में काला धन तेजी से बढ़ते जाएगा, जब हमारे देश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता जाएगा, इसके प्रति कोई भी एक्शन हमारे देश के सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो ये जो लोग होंगे भ्रष्टाचार फैलाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये दोस्तों गलत तरीके से धन वसूलना शुरू करते ही रहेंगे और दोस्तों कर भी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर में। इसमें है अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते, जिससे भ्रष्टाचार पनपता है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि अशिक्षित हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अपने देश में कौन कौन से अधिकार मिले हैं और कौन कौन से अधिकार नहीं मिले हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ही पता नहीं है। दोस्तों हमारे समाज के लोगों का शिक्षित होने के कारण ही जो हमारे समाज के लोग होते हैं वो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका जो अधिकार होता है वो अधिकार भी इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा छीन लिया जाता है और हमारे देश के लोग कंगाल और दोस्तों निसहाय ही रह जाते हैं। इसलिए अगर हमें अपने देश से लाभ प्राप्त करना है, अपने देश पर जो अधिकार है उस अधिकार को प्राप्त करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमारे आने वाले जो भविष्य है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षित बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने अधिकारों से बिल्कुल भी वंचित ना रहें, ताकि वे अपने देश के साथ कोई भी गलत काम ना कर सकें और उनके देश में जो गलत काम कर रहा है वो उनको करने से रोकें, जिससे कि हमारा देश बच सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव क्या होते हैं यही आपको जानना है। इसमें कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ते हैं, चाहे वह वर्ग दोस्तों जनजाति हो या पिछड़ा जाति हो या उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, हर वर्ग पर भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उच्च जाति पर, बड़े जातियों पर भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देश के विकास को धीमा करता है और समाज में असमानताओं को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं। दोस्तों भ्रष्टाचार के कारण ही आज हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों के द्वारा अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। भ्रष्टाचार के कारण ही आज हमारे समाज के लोगों को उचित जो
जो अधिकार है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे कि जो गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो दोस्तों असमर्थ और निसहाय रह जाते हैं। आगे हैं, यह समाज में नैतिक पतन का कारण भी बनता है। यह समाज में नैतिक पतन क्या करता है, कारण भी बनता है। यानी कि समाज में बचे खुचे जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो भी नैतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो भी आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपने आदर्श को छोड़कर, अपने नैतिकता को छोड़कर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अच्छे व्यक्ति, जो व्यक्ति मतलब अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति अपने सच्चे मार्ग पर चलते हैं, वो व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के कारण गलत मार्ग को अपना लेते हैं और समाज में गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपने जाना ना, भ्रष्टाचार के कारण समाज में नैतिक पतन भी होता है। ठीक है, आगे है, जहां लोग सच्चाई और ईमानदारी की अपेक्षा धूर्तता और छल कपट का सहारा लेते हैं। मैंने बताया ना आप लोग को, जो लोग सही मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं हमारे समाज के, जो लोग सच्चे दिल से काम कर रहे होते हैं, वे लोग अब बिल्कुल भी सच्चे दिल से काम नहीं करते, सच्चे मार्ग पर नहीं बढ़ते बिल्कुल भी। दोस्तों अच्छे तरीके से वो अपने काम को नहीं करते हैं। दोस्तों वो किस तरीके से करते हैं, वो गलत तरीके से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार के समाधान क्या है भैया? भ्रष्टाचार के निम्नलिखित समाधान है। आइए हम उन्हें समाधानों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है दोस्तों, कानूनी का सख्ती से पालन। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कार्रवाई कौन कर सकता है? जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति ये जानता होगा कि हमें देश से क्या अधिकार मिला है और क्या अधिकार नहीं मिला है, हमें इस देश में क्या क्या सुविधाएं लेना है और क्या क्या सुविधाएं नहीं लेना है, वही व्यक्ति इस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी किसी पोस्ट पर होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, अगला है 2 नंबर में जागरूकता का अभियान। यानी कि जो लोग नहीं जानते कि उन्हें देश से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। कहा जा रहा है लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना जरूरी है ताकि वे भ्रष्टाचार का सामना कर सकें। दोस्तों अगर हमारे समाज, हमारे देश के लोग एक साथ मिलजुल कर अपने हक के लिए लड़ें, अपने सुख सुविधाओं के लिए लड़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो दोस्तों उनके अधिकारों को देने से इस देश का कोई भी व्यक्ति रोके नहीं सकता है। उनका जो अधिकार है इस देश पर, इस देश की वस्तुओं पर, वो दोस्तों मिलकर ही रहेगा। उनसे उनका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, अगला है शिक्षा का प्रसार। दोस्तों इसमें है नैतिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की जानकारी देना भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हो सकता है। दोस्तों अगर बच्चों को, अगर हमारे समाज के लोगों को नैतिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की जानकारी दिया जाए तो वे हमारे देश में बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकते हैं। 4 नंबर में है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है वो दोस्तों भ्रष्टाचारियों को सजा देने में सहायक होती है। यानी कि ऐसे न्यायपालिकाओं में भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है, जिससे कि ऐसे लोग बिल्कुल भी आगे जाकर भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, आगे है 5 नंबर में टेक्नोलॉजी का उपयोग। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है ई गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ई गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दोस्तों इनकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे समाज, क्षेत्र या देश में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ पर पुलिस पहुँचकर उस चीज़ पर सख्त कार्रवाई करेगी और वहाँ पर जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को पकड़कर जेल में बंद करेगी। और आगे की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों न्यायपालिका करेगी। ठीक है, आगे है निष्कर्ष। दोस्तों निष्कर्ष में कहा जा रहा है राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि जहां पर राजनीति होगा वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा और जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहां पर राजनीति नहीं होगा। एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां राजनीति का उद्देश्य
समाज का विकास और उन्नति करना है वही भ्रष्टाचार उसे अवरुद्ध करता है, यानी कि उन्नति करने से रोकता है, हमारे देश को विकास करने से रोकता है, हमारे देश को आगे बढ़ने से, हमारे देश को प्रगतिशील होने से रोकता है। कौन? तो भ्रष्टाचार। यदि हम एक विकसित और स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं तो हमें राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग कहने का मतलब चाहे वो वर्ग निम्न हो या उच्च हो या समान हो, ठीक है, हर वर्ग में नैतिकता, ईमानदारी और कानून के प्रति आदर का भाव हो। दोस्तों, आज नेताओं के चलते ही, आज भ्रष्टाचारी प्रतिनिधियों के चलते ही हमारे देश में जाति के नाम पर, हमारे देश में धर्म के नाम पर, हमारे देश में हिंसा के नाम पर, हमारे देश में केवल और केवल बलात्कार के नाम पर लोगों में झगड़े करवाए जाते हैं, लोगों में दंगे करवाए जाते हैं, जिससे कि नुकसान हम सभी को होता है, ना कि उन लोगों को होता है। दोस्तों, वे चाहते हैं कि समाज में असमानता बनी रहे, वे चाहते हैं कि समाज में जातिवाद बनी रहे। जब तक समाज में जातिवाद बनी रहेगी, जब तक समाज में हिंसा बनी रहेगी, जब तक समाज में असमानता बना रहेगा, जब तक समाज में क्रोधता बना रहेगा लोगों के बीच, तब तक ये लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं दे पाएंगे, तब तक ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकता का स्वरूप स्थापित नहीं कर पाएंगे। और जिस समाज और देश में एकता का स्वरूप ही स्थापित नहीं होगा, वह समाज दोस्तों बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं सकता है, वह समाज दोस्तों अंदर ही अंदर खंडहर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये सारा चीज़ें निबंध के माध्यम से जाना। भ्रष्टाचार मुक्त समाज ना केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जान पाया कि राजनीति और भ्रष्टाचार में क्या अंतर होता है, राजनीति किसे कहा जाता है और भ्रष्टाचार किसे कहा जाता है, भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारण होते हैं और भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोका जाता है, ये सारा चीज़ आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।